मेरे समस्त प्यारे छात्राध्यापकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज दिनांक 19 अगस्त 2021 गुरुवार। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हमने संस्थागत नियोजन के अर्थ एवं उसकी अवधारणा एवं परिभाषाओं के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी और हमने देखा था कि किस प्रकार से संस्थागत जो नियोजन होता है उसकी यदि सुव्यवस्थित रूप से प्लानिंग की जाती है तो निश्चित रूप से वो संस्था निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होती है। साथ ही साथ यदि सुव्यवस्थित रूप से उसका नियोजन किया हुआ है तो उस संस्था का सम्यक रूप से विकास होता है और साथ ही साथ वो संस्था राष्ट्र एवं समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करती है। दोस्तों, शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम संस्थागत नियोजन की आवश्यकता कि आखिर हमें इंस्टीट्यूशनल जो प्लानिंग होती है उसकी नीड क्यों है, इस बिंदु के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि संस्थागत नियोजन की हमें आवश्यकता क्यों है, किस प्रकार से संस्थागत नियोजन किया जाना है। इसके संदर्भ में आज की इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम विषय वस्तु के ऊपर आते हैं। संस्थागत नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में विचार करते ही एक बिंदु हमारे मस्तिष्क में या हमारे मस्तिष्क पटल के ऊपर उभर करके आता है कि आखिर हमें संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है या आवश्यकता शब्द क्या होता है, नीड्स क्या होता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि संसार का प्रत्येक प्राणी या जीवधारी जो कि इस पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है, उसमें चाहे मनुष्य हो या प्राणी जगत हो, सबकी एक ही इच्छा होती है कि जीने की इच्छा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिजीविषा कहते हैं। कोई सा भी जानवर हो, उसकी ये इच्छा होती है कि मैं अधिक समय तक जीवित रहूं। और दोस्तों, प्राणी जगत की इसी अभिलाषा के लिए उसमें प्राणी जगत के अंदर दोस्तों सभी प्राणी आ गए, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, पशु पक्षी जो कि एक जीवित होते हैं, उसको हम प्राणी जगत के नाम से जानते हैं। उन जीवधारी की एक ही इच्छा होती है कि मैं जीवित रहूं, उसकी ये जिजीविषा होती है और उसकी इस जिजीविषा के लिए वो विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करता है कि उन प्रयत्नों के द्वारा उसका जीवन सुव्यवस्थित रहे और वह जीवित रहे। उसको हम जिजीविषा कहते हैं और उसके लिए वह सदैव प्रयत्नशील व्यक्ति अपनी क्रिया में सफल भी होता है, या यूँ कहें कि वो वांछित परिणामों को प्राप्त करता है। यानी कि जैसे कि जीवित रहने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है, तो प्राणी क्या करता है, स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य से संबंधित क्रियाएं करता है ना, अच्छा भोजन लेना, भ्रमण करना, वो करना। और यदि इस प्रकार की क्रिया करता है तो निश्चित रूप से उसका वांछित प्रभाव उसके शरीर के ऊपर पड़ता है, यानी कि वो स्वस्थ रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जिजीविषा की इच्छा के लिए वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है और उसमें उसको काफ़ी हद तक वांछित परिणाम उसको प्राप्त होते हैं, वह अपने कार्य में सफल होता है। यह योजना या कार्य के नियोजन पर करता है। अब हम इसमें दोस्तों सभी व्यक्ति जीवित रहना चाहते हैं, लेकिन क्या सभी व्यक्ति एक जैसे होते हैं? जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर के जितना सजग होगा, निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य बेटर होगा। तो दोस्तों, जो मनुष्य की ये इच्छा होती है, उसी प्रकार से मनुष्य की जो प्लानिंग होती है, उसी प्रकार से किसी इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के लिए उसको दीर्घ काल तक जीवित रखना, जीवित ही नहीं रखना बल्कि उसको विकास के पथ पर निरंतर अग्रसित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? संस्थागत नियोजन की आवश्यकता होती है। और जिस इंस्टीट्यूट की जितनी दूरदृष्टि सोच होगी, जितनी अच्छी उसकी
प्लानिंग होगी, निश्चित रूप से वो इंस्टीट्यूट निरंतर लंबे समय तक प्रगति करेगा, जीवित ही नहीं रहेगा बल्कि प्रगति के साथ आगे बढ़ता है। मनुष्य की आवश्यकताएं दोस्तों असीमित होती है तथा अनंत होती है। मनुष्य की आवश्यकता की कभी पूर्ति नहीं होती है। एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो तुरंत दूसरी आवश्यकता महसूस हो जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति बिल्कुल गरीब है और यदि वो व्यक्ति पैदल चलता है और किसी व्यक्ति को साइकिल पर चलते हुए देखता है तो उसकी इच्छा होती है कि यदि मुझे साइकिल मिल जाए तो निश्चित रूप से मैं भी आवागमन आसानी से कर सकता हूं। और जैसे ही उसको साइकिल मिल जाएगी और दूसरा व्यक्ति यदि मोटरसाइकिल से चल रहा है तो दोस्तों जो साइकिल उसको मिली है वो भी उसको सुखद एहसास नहीं कराएगी। उसकी भी इच्छा होगी कि साइकिल के अंदर मुझे तकलीफ होती है, यदि मुझे भी मोटरसाइकिल मिल जाए तो मैं भी आवागमन करूँ। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है वो कभी पूरी नहीं होती है। आवश्यकताएं असीमित होती है और अनंत होती है। एक आवश्यकता की पूर्ति होते ही स्वतः ही दूसरी आवश्यकता क्या होती है, जन्म ले लेती है। और मनुष्य के जीवन की ये जो प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। किसी भी संस्था के निर्माण के लिए योजनाबद्ध चरणों की आवश्यकता अनुभव की जाती है। संस्था का निर्माण करते समय नियोजन, जिसको कि हम प्लानिंग के नाम से जानते हैं, संस्था के प्रमुख का उच्चतम बुद्धि एवं विवेक का प्रतीक होता है। यानी कि यदि इंस्टीट्यूट की प्लानिंग अच्छी है तो निश्चित रूप से उसका उच्चतम बुद्धि एवं विवेक है और वो संस्था आगे बढ़ेगी। जिस संस्था का नियोजन व्यवस्थित रूप से होगा वह संस्था निरंतर उन्नति के उच्चतम शिखरों को प्राप्त होगी। अतः संस्थागत नियोजन की आवश्यकता में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको कि समाहित किया गया है, उसके ऊपर भी वन बाय वन दृष्टि डालते हैं। इसके अंदर पहला है भूमि तथा आवागमन के साधनों की सुविधा अनुसार उपलब्धि के लिए। यदि किसी इंस्टीट्यूट का भूमि तथा आवागमन के साधन सर्वसुलभ है तो निश्चित रूप से वो संस्था निरंतर आगे बढ़ेगी। क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो कि इस बिंदु के ऊपर खड़े नहीं उतरते, यानी कि भूमि तथा आवागमन क्योंकि बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र में है तो वहाँ पर स्टूडेंट जाने के लिए कुछ हिचकिचाहट क्योंकि सुविधा चाहते हैं। तो कोई भी इंस्टीट्यूट का जब निर्माण किया जाए तो सबसे पहले ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो जो भूमि का हम चयन कर रहे हैं वो भूमि आवागमन के साधनों के लिए पूर्ण रूप से सुविधाजनक हो। नंबर 2, संस्था की बिल्डिंग भवन, जो बिल्डिंग या भवन संयंत्र है का सुविधाजनक स्थिति में होना तथा वातायत एवं भवन के लिए सौंदर्य अनुभूति होना। यानी कि जो बिल्डिंग्स का निर्माण किया जा रहा है उस बिल्डिंग को इस प्रकार से उस बिल्डिंग का निर्माण किया जाए जो कि शैक्षिक मापदंडों के ऊपर खरे उतरे। दोस्तों यहाँ पर शैक्षिक मापदंडों से हमारा तात्पर्य है कि कोई भी बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाए तो वो पूर्ण रूप से वातानुकूलित हो, यानी कि हवा एवं प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था हो। जैसे कि कक्षा कक्ष का निर्माण किया गया है तो पूर्ण रूप से खिड़कियों की व्यवस्था हो, साथ ही साथ रोशनदान की व्यवस्था हो ताकि पूर्ण हवा एवं प्रकाश, क्लासों के अंदर प्राकृतिक एनवायरनमेंट मिला रहे, प्रकाश की व्यवस्था रहे, जिससे कि बालकों को अध्ययन के अंदर असुविधा न हो। तीसरा, संस्था के कार्मियों की संख्या तथा उनकी कार्य व्यवस्था कि जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर संस्था के अंदर कितने कार्मिक, शैक्षिक या अन्य कर्मचारी, उनकी कितनी आवश्यकता होती है और उनका सुव्यवस्थित रूप से नियोजन। चौथा है संस्था की वित्त व्यवस्था तथा आय के स्रोत तथा उनका उचित व्यवस्था के अनुसार आर्थिक संसाधनों की उपलब्धि कि जो इंस्टीट्यूट चल रहा है तो उसकी प्लानिंग के लिए, क्योंकि दूरदृष्टि सोच की बहुत ही ज़रूरत होती है कि संस्था के आय के स्रोत कितना है और साथ ही साथ आय के साथ व्यय कितना हो रहा है। आय और व्यय का बैलेंसिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि संस्था के अंदर आय हो रहा है और खर्च नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से संस्था का विकास दब जाएगा। और यदि संस्था के अंदर आय कम हो रही है और व्यय अधिक हो रहा है तो निश्चित रूप से दीर्घकाल के अंदर संस्था के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ने की संभावना है और उसका विकास अवरुद्ध हो सकता है। इसलिए आय के अनुरूप संस्था का व्यय होना चाहिए और कुछ फंड ऐसा होना चाहिए जो कि भविष्य के अंदर, क्योंकि संस्था हो सकता है इस समय इस प्रकार से विकास कर रही है, आने वाले समय में कुछ स्ट्रगल करे तो कुछ अतिरिक्त
सरप्लस धन को अलग अकाउंट्स के अंदर रखना, रिजर्व रखना जरूरी है, ताकि ऐसे समय में उस धन का उपयोग करके संस्था को आगे बढ़ाया जा सके। अगला बिंदु है, कक्षा के अनुसार संस्था के शिक्षण अधिगम की उच्च कोटि की व्यवस्था विषयों के अनुसार, छात्रों के अनुसार तथा अध्यापकों के अनुसार और अवधि के अनुसार एवं विद्यालय की वित्त व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध कराने की योजना होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि कक्षा के अनुसार कितने टीचर्स की आवश्यकता है, कक्षा के अनुसार शिक्षण अधिगम के लिए उच्च कोटि के जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए कितने स्टाफ की ज़रूरत होगी, कितने समय के लिए होगा, कितना उसको पीरियड देना, इसकी भी पूर्ण प्लानिंग होना है। अगला है, भारत एक विकासशील राष्ट्र है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्र एक विकासशील राष्ट्र है और हमारे यहाँ निश्चित रूप से एक जो विकसित राष्ट्र होता है और विकासशील राष्ट्र होता है। दोस्तों निश्चित रूप से दोनों राष्ट्रों के अंदर संसाधनों को लेकर के बहुत ही बड़ा अंतर होता है। विकसित राष्ट्रों के अंदर संसाधन पर्याप्त मात्रा में होते हैं, लेकिन जो विकासशील राष्ट्र होते हैं वहाँ संसाधनों का प्राय अभाव पाया जाता है। अतः संस्थागत योजना का निर्माण करने में इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी दशा में योजना निर्माण या नियोजन करते समय अपने राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक पक्ष को देखने की भी आवश्यकता अनुभव की जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें प्लानिंग करनी चाहिए। अगली आवश्यकता है, राष्ट्रीय शिक्षा योजना के परिप्रेक्ष्य में संस्थागत योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी कि राष्ट्र की एजुकेशनल पॉलिसी क्या है, राष्ट्र के अंदर जो शिक्षा की स्वरूप है, व्यवस्था है, राष्ट्र किस रूप में शिक्षा को आगे ले जाना चाहिए, उसके अनुरूप एक संस्था का भी नैतिक दायित्व होता है कि राष्ट्र की शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप शिक्षा प्रसार में अपना ध्यान लगाना चाहिए। अगली आवश्यकता है दोस्तों, संस्थागत नियोजन की आवश्यकता संपूर्ण मात्रा की संतुष्टि के लिए तथा संस्थागत नियोजनकर्ता के सूक्ष्म चिंतन के लिए निहित होती है। दोस्तों यदि इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से हम संस्थागत नियोजन की प्लानिंग करते हैं तो निश्चित रूप से वो संस्था निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी, और प्रगति के पथ पर ही अग्रसर नहीं होगी, साथ ही साथ वो अपना विकास तो करेगी, लेकिन राष्ट्र एवं समाज के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करेगी। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर जब भी हम मिलेंगे तो संस्थागत नियोजन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, इस बिंदु के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।